उनको अपनी मुस्लिम बहनें तब याद नहीं आती जब उनके सर से ये नफरती चिंटू हिजाब खींचते हैं। आप सुनिएगा जरा, कौन लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऊपर लेकर के जाना है। ये लोग, जो लोग खुलकर अपनी रैलियों में कहते हैं कि हम तेलंगाना से मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और ये लोग कह रहे हैं जो गरीब मुस्लिमों को कभी ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं करते। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। वो बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड के लिए कानून लेकर के आती है जिसके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, जिसके पास एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। इस बार के मंत्रिमंडल में आपको हिंदू दिखेंगे, सिख दिखेंगे, ईसाई समुदाय से भी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से इस बार कोई मंत्री नहीं बना कि मस्जिद और मदरसों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। सोचो अगर कल को ये लोग कानून के माध्यम से बोर्ड में घुस गए तो क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि वक्फ की जो मस्जिदों के दस्तावेज हैं वक्फ बोर्ड के पास में वो ही गायब हो जाएं। तो सच बता रहा हूं, मुसलमान अपने आधे कब्रिस्तान और मस्जिदों को नहीं बचा पाएंगे। और इस सेक्शन 40 के हटने के बाद ये कब्जों की तादाद बढ़ जाएगी और इसी बहाने खेल शुरू होगा माफियाओं का, जो कि फ्राक में बैठे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में सेंध लगाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नवेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइक ट्रेन। वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज जो संशोधन के नाम पर सरकार वक्फ बोर्ड के साथ जो करने के लिए जा रही है, उससे सीधे तौर पर मुसलमानों की कमर तोड़ने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीन है वो सब की सब मुसलमानों के द्वारा दान की हुई है। अब वक्फ क्या होता है इसको एक उदाहरण से समझते हैं, फिर सभी पहलू पर हम लोग बात करेंगे और हम बात करेंगे नए कानून और उसमें होने वाले संशोधन पर भी। पर सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड को जानने के लिए 1400 साल पीछे चलते हैं। ये है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, जब एक जंग होती है और इस जंग में हजरत उमर को हिस्से में एक जमीन मिलती है और वो जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति आम भाषा में कहता है कि मेरी जमीन तो सोना उगल रही है। तब हजरत उमर हुजूर के पास गए और आपसे कहा कि मैं इस जमीन का क्या करूं। तब हुजूर ने फरमाया कि तुम इस जमीन को वक्फ कर दो अल्लाह के नाम पर। तब हजरत उमर ने कहा कि या नबी मैं कुछ समझा नहीं। तब हुजूर ने कहा कि ये जो जमीन है ये अल्लाह को वक्फ कर दो, यानी कि इस जमीन का कोई वारिस नहीं होगा। इसका वारिस ना तो आप रहेंगे, ना ही आपके परिवार का कोई सदस्य रहेगा और ना ही आपकी आने वाली औलादें रहेंगी, बल्कि इससे आने वाला मुनाफा गरीबों में तकसीम हो जाएगा और या फिर उससे मस्जिद, मदरसा या फिर कब्रिस्तान को बना दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि वो जमीन आज भी मक्के मदीने में है और उससे आने वाला रेंट, क्योंकि आज वहां बिल्डिंग बन चुकी है, तो उससे आने वाला रेंट आज भी गरीबों में बांट दिया जाता है। और ये सिर्फ एक ही जमीन नहीं है बल्कि ऐसी हजारों जमीनें हैं जो कि वक्फ की गई हैं। लेकिन यहाँ पर संशोधन में सरकार क्या कह रही है उसको सुनो जरा। सरकार यहाँ पर संशोधन कर रही है और संशोधन में सरकार कह रही है कि किसी भी व्यक्ति के पास में अगर 12 साल वक्फ की जमीन रही या उसका कब्जा रहा तो फिर जमीन उसके नाम हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि सरकार ने अपनी 20-20, 50-50 साल पुरानी जमीनों को खाली करवा दिया सरकार ने, जबकि सरकार का काम होता है लोगों की हेल्प करना, उनकी मदद करना, और लोगों की बस्तियां तक उजाड़ दी सरकार ने। आप क्या कहेंगे? अब मुझे बताइए कि क्या आप इस बात को बर्दाश्त कर सकेंगे कि आपकी दान की हुई जमीन का आदान प्रदान किसी जिला अधिकारी के हाथ में हो? ये जो नए संशोधन है ये तो यही कह रहे हैं। क्या आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो कि टोटली मुसलमानों की है उस पर किसी अन्य धर्म के इंसान को हाकिम बना दिया जाए और उसके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए? क्योंकि सरकार का ये कानून साफ साफ कहता है कि नए संशोधन के तहत केंद्रीय और राज्य के वक्फ बोर्ड में स्थानीय प्रतिनिधि का एक सदस्य जरूर होगा, जो कि उस क्षेत्र का विधायक या फिर सांसद हो सकता है, और वो किसी भी धर्म का हो सकता है। सोचिए, मुसलमान तो है ही नहीं राजनीति में, उनके तो 20-22 सांसद है, कहां से रहेंगे? सोचिए जरा। तो इस तरह से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री भी हो जाएगी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर आखिरी सर्वे जिला अधिकारी जी लगाएंगे। अच्छा, आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई हिंदू भाई अपनी जमीन किसी मंदिर को या फिर किसी ट्रस्ट को दान में देगा तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश यही रहेगी कि उसकी जमीन पर या तो मंदिर बने या फिर शमशान घाट बने, गुरुकुल बने या फिर अनाथालय बने।
पर आप उसकी जमीन दे देते हो किसी बिजनेसमैन को बिल्डिंग बनाने के लिए, और उसकी जमीन का केयरटेकर यानी कि हाकिम आप किसी पंडित को या किसी हिंदू व्यक्ति को छोड़कर किसी मौलवी को या पादरी को बना देते हो, तो उसको कैसा लगेगा ये बताइए मुझे। जैसा कि आज वक्फ बोर्ड के मामले में सरकार कर रही है, अब सोचिएगा कि आज मुल्क में नफरत के हालात इस कदर हो गए हैं कि मस्जिद और मदरसों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। सोचो अगर कल को ये लोग कानून के माध्यम से बोर्ड में घुस गए तो क्या होगा। ये भी तो हो सकता है कि वक्फ की जो मस्जिदों के दस्तावेज हैं वक्फ बोर्ड के पास में वो ही गायब हो जाएं। सोचो जरा इस बात को, फिर क्या होगा। क्योंकि आज दिल्ली में जहां पर मुसलमानों के चाचा अरविंद केजरीवाल की सरकार है और एमसीडी में मेयर भी अरविंद केजरीवाल जी का ही है, उनके राज में कई सारी मस्जिदों को अवैध बताकर गिरा दिया गया। जो कि सच बात तो यह है कि वो सारी मस्जिदें वक्फ की जमीन पर बनी थी, पर वक्फ बोर्ड उनको कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाया। ये वक्फ बोर्ड के सदस्यों की गलती है। सोचो अगर वक्फ बोर्ड के पास आज इतनी शक्ति होते हुए भी वो उन मस्जिदों को नहीं बचा पाया, तो अगर वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम कर दिया गया तो सच बता रहा हूँ मुसलमान अपने आधे कब्रिस्तान और मस्जिदों को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि वक्फ की जमीनों पर बिजनेसमैनों की नजर है और सरकार का सबको पता है कि वो किस साइड में है, वो बिजनेसमैन के लिए कुछ भी करेगी। और बिजनेसमैन से याद आया कि अंबानी साहब का एंटीलिया, जिसकी कीमत अनुमानित तौर पर लगभग 1 अरब से 2 अरब अमेरिकी डॉलर है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपए तक के बीच में है, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है और उस पर कभी भी बुलबुल चल सकता है। क्योंकि उनका घर एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, इस बात के प्रूफ हैं। आपको बता दूं कि अंबानी जी से की गई लैंड डील पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने के लिए संशोधन 1995 के तहत 2/3 सदस्यों का बहुमत में होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ तो डील करने के वक्त वक्फ बोर्ड की बैठक तक नहीं बुलाई गई, ऐसे ही डील करा दी गई। जबकि कांग्रेस के नेता अनीस अहमद ने जमीन बेचने के फैसले पर एतराज जताते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड में 9 सदस्य थे, जबकि 5 ही लोगों ने इस डील के लिए हरी झंडी दी थी और इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। और यही बात जज शेख साहब ने भी कही थी अपनी रिपोर्ट में, और उन्होंने माना था कि अंबानी साहब के साथ हुई इस डील में वक्फ बोर्ड कानून 1995 की धारा 32(2) का उल्लंघन किया गया है। लेकिन अंबानी साहब को उससे भी कोई खतरा नहीं था, उनको खतरा था 2013 में हुए संशोधन से। दरअसल 2013 अधिनियम में संशोधन किया जाता है जिससे मुस्लिम धर्मांतर के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। और संशोधन ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी, यानी कि असंभव है, क्योंकि अब ना तो कोई मुतवल्ली उस जमीन को बेच सकता है और ना ही खुद वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को बेच सकता है, उसके पास ये अधिकार नहीं होगा। और अब इसीलिए ये लोग वक्फ बोर्ड को कमजोर करने में लगे हैं। ये सिर्फ एक ही पहलू है, ऐसे 1000 पहलू हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन जहाँ भी है बड़ी मोर्चे की जमीन है, उस पर बिजनेसमैनों की नजर है। अब इस नए संशोधन में पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ पैर और वक्फ बोर्ड के हाथ पैर काटने की तैयारी कर ली गई है। इस नए संशोधन के विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण यानी कि कब्जा करके रखा हुआ है, वो इस संशोधन विधेयक के आधार पर उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। अब अंबानी जी का घर तो बच जाएगा इस संशोधन के आते ही, क्योंकि उनका कब्जा तो 12 साल से भी पहले का है। हालांकि अंबानी साहब ने उस जमीन को खरीदा था, ये बात मैं आपको पहले मेंशन कर दूं। आपको पता है वक्फ बोर्ड में ये कोई पहला संशोधन नहीं है, इससे पहले भी 4 संशोधन हो चुके हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट जो बना था वो 1954 में बना था, जो कि नेहरू जी लेकर के आए थे। फिर 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी संशोधन किया था। उसके बाद फिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2013 में संशोधन किया था। फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2019 में संशोधन करने के लिए, इन्होंने भी संशोधन किया। और इस संशोधन ने वक्फ की संपत्तियों के विवरण को अपडेट करने और वक्फ बोर्ड के प्रावधान में सुधार करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान दे दिए। अब इसके अंतर्गत वक्फ संपत्ति की रिपोर्टिंग और ऑडिट के लिए सख्त नियम भी लाए गए कि भैया ऑडिट कराओ।
अपनी हर जमीन का, हर चीज का। और अब फिर से मोदी जी ही वक्फ एक्ट 2024 लेकर के आए हैं। इसमें इनका कहना है कि ये मुस्लिमों के लिए हितैषी है, पर यहाँ आप ध्यान देंगे तो मुस्लिम के नाम पर वक्फ बोर्ड के पर काटकर उसको आजाद किया जा रहा है ताकि उसकी संपत्ति को किसी तरह से नियंत्रण में ले लिया जाए और वक्फ बोर्ड की ये कहने की भी हिम्मत ना हो कि ये संपत्ति उसकी है। और तो और सेक्शन 40 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा इस संशोधन में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड की कोई जमीन है और वक्फ बोर्ड ने कह दिया तो फिर वक्फ बोर्ड ये बात प्रूफ नहीं करेगा, बल्कि प्रूफ करेगा वो व्यक्ति जो कह रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि मेरी है। अगर उस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड पर साबित कर दिया कि ये जमीन उसकी है तो फिर उसकी है। लेकिन अब आप मुझे बताइएगा कि अगर ये धारा खत्म हो गई तो क्या होगा? उल्टा वक्फ बोर्ड को ही अपनी जमीन को साबित करने में जमाने लग जाएंगे। और ये बोर्ड कहां तक अपनी जमीनों के सबूत देगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज्यादातर जमीनों पर कब्जे आज भी हैं और इस सेक्शन 40 के हटने के बाद ये कब्जों की तादाद बढ़ जाएगी और इसी बहाने खेल शुरू होगा माफियाओं का, जो कि फिराक में बैठे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में सेंध लगाने के लिए। फिर सालों साल केस चलेंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, वक्फ बोर्ड की जमीन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और इस कानून में यह भी कहा गया है कि हम मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं और उनको हम वक्फ बोर्ड में लाना चाहते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, इनको अपनी मुस्लिम बहनें तब याद नहीं आती जब उनके सर से ये नफरती चिंटू हिजाब खींचते हैं? क्या उनको मुस्लिम बहनें तब याद नहीं आती जब वोट उनको डालने नहीं दिया जाता? क्या उनको तब अपनी मुस्लिम बहनें याद नहीं आती जब कुछ नफरती संगठन के द्वारा उनको साजिश का शिकार बनाया जाता है, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है? बस इनको अपनी मुस्लिम बहनें तब याद आती हैं जब इनको उसमें फायदा दिखता है कि किसी तरह से मुसलमान को दबाव, तभी अपना मुस्लिम महिला कार्ड खेलते हैं। और इस विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को भी हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, फिर वो जमीन कानूनी तौर पर उनकी हो जाएगी। इस विधेयक के अनुसार वो इंसान उस जमीन का कानूनी मालिक हो जाएगा। सोचो जरा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति खत्म। अब इस संशोधन में एक जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार अब वक्फ बोर्ड के पास बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि इसका अधिकार इन्होंने दे दिया है जिले के कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब को ही ये बताने का अधिकार होगा कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं। फिलहाल संपत्ति को लेकर आखिरी फैसला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ही होता था कि ये जमीन हमारी है या नहीं है। और वक्फ बोर्ड के फैसले को अब अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा, उसे 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड के अंदर शिया, सुन्नी, बोहरा या फिर अहमदिया समुदाय के लिए प्रावधान करने की भी बात कही गई है, जिससे उपेक्षित मुस्लिमों को भी मजबूती मिले, ये सरकार कह रही है। अब आप सुनिएगा जरा, कौन लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को ऊपर लेकर के जाना है? ये लोग, जो लोग खुलकर अपनी रैलियों में कहते हैं कि हम तेलंगाना से मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और ये लोग कह रहे हैं जो गरीब मुस्लिमों को कभी ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं करते। वो बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड के लिए कानून लेकर के आती है जिसके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, जिसके पास एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। आप सोचिए सर कि किस हद तक मुसलमानों को बांधा जा रहा है, उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है इन नए नए कानूनों के तहत। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।